हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कोइल। अगर किसी कोइल को रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके अंदर किस किस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जनरेट होता है। अगर उस कोइल का रेजिस्टेंस भी दिया हो तो हम उसके अंदर चार्ज भी निकाल सकते हैं, कितना चार्ज है। ठीक है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इधर करते हैं स्टार्ट कि अगर एक कोइल लिया हमने, ये कोइल, ठीक है, इस कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, इधर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से, इस कोइल को रोटेट करवाते हैं तो ये कोइल में अभी क्या है, इसका नॉर्मल भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, दोनों के बीच में। इसका मतलब नॉर्मल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा इक्वल टू 0। देखो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर पास हो रहा है और कोइल भी इधर की। इस कोइल को हम धीरे धीरे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, 0 से 90 डिग्री तक रोटेट करते हैं। यहाँ थी और ये नॉर्मल है कोइल का, ये इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, ये इधर हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस कोइल को 90 डिग्री तक लेके जाते हैं तो क्या हुआ, जैसे कोइल जाएगी तो इसके अंदर क्या हो गया, पहले मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पास हो रही थी, फिर धीरे धीरे कोइल ऐसे हो गई, ये देखो थोड़ी कम होगी, और कम और कम और कम, अब बहुत ही 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से क्या हो रही है, पास। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से पास नहीं हो रही, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब क्या जनरेट होगा, इसके अंदर, इसमें क्या जनरेट होगा, फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, करंट भी मिलेगा। ठीक है, तो फैराडे और हेनरी के लॉज ने, हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पहले से पढ़ लिए हैं। तो पहले सबसे पहले फ्लक्स क्या आता है, बी ए कॉस थीटा आता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब सुनो, अब बी ए कॉस थीटा तो फ्लक्स आता है। दूसरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और इसको बोलते हैं माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी बोलते हैं इसको, डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं है? अब डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो हम क्या करें कि इसके अंदर जब बोल दिया जाए कि सपोज इस कोइल के अंदर रेजिस्टेंस है R, तो हमें चार्ज निकालना है। ठीक है, यहां तक तो हमने पहले भी कर लिया था डिस्कस। समझ में आया कि नहीं है? नेगेटिव साइन है, जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन थी, डायरेक्शन के क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अब क्या करना है, हम अब ये निकालना चाहते हैं कि इसमें करंट कितना हो और इसमें चार्ज कितना हो। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट कर लेते हैं अभी, उसके बाद हम करेंगे इसके रोटेटिंग कोइल के क्वेश्चन। चलो, ये हो गया E इक्वल टू, अब E एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसकी वैल्यू हम लेते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये मैग्नीट्यूड लगा दिया, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसको ये लिख सकते हो पहले, ये E एवरेज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये मैग्नीट्यूड लिया इसका। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से भाई, अब हमें करंट निकालना है, एवरेज करंट कितना हुआ, तो I एवरेज इक्वल टू कितना होता है, E एवरेज डिवाइडेड बाई टाइम, डेल्टा टी। ठीक है, अब सुनिए, तो I एवरेज इक्वल टू कितना हो गया, E एवरेज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, सॉरी भाई, E एवरेज डिवाइड बाई क्या आएगा, E एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी भाई। I एवरेज इक्वल टू कितना, E एवरेज डिवाइड बाई कितना हो गया, R होगा। ठीक है, तो इनटू में कितना हो गया, 1 बाई R हो गया। ठीक है, अरे ओम्स लॉ के अगर I इक्वल टू V बाई R होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे E है तो E बाई R आ जाएगा। तो I एवरेज इक्वल टू कितना, E एवरेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, I एवरेज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 बाई R। ये एवरेज करंट हो गया कि नहीं हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें दूसरी करंट की वैल्यू एक और पता है कि भाई I एवरेज करंट इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी तो होता है, ये भी तो होता है, दोनों एक ही क्वांटिटी है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो भाई क्या आ गया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 बाई R। टी से टी तो कट जाएगा, डेल्टा Q की वैल्यू कितनी बच गई, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई R ही आ गया कि नहीं आ गया, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई R। क्या ये हमारा चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, ये Q क्या होता है, चार्ज हो गया। ठीक है, टोटल चार्ज हमें निकालना हो तो डायरेक्ट चेंज इन फ्लक्स निकालो और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दो, तो वो हमारा क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं है? तो हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे वहाँ पे। डेल्टा फाई बाई आर इजिकल टू क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक नोट करो एक बार, कर लिया नोट? अब देखिए इधर अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इधर, एक कॉइल लेते हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अब ये क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये, और ये यूनिफॉर्म रेट से रोटेट कर रही है। ये कॉइल यूनिफॉर्म ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से, इसका नॉर्मल आउटवर्ड है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है। इसका नॉर्मल, कॉइल का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री पे है, ये ध्यान रखना। मतलब इसका कॉइल का नॉर्मल भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो कॉइल का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रेट से रोटेट करे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। अब देखो फर्स्ट क्या है, 0 to 90 डिग्री। आगे जब कोयल 0 से लेके 90 डिग्री पर जाती है तो उसका एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो सुन लीजिए ध्यान से, पहले कोयल का नॉर्मल ये था, इधर था, अब इसका 90 डिग्री का मतलब कोयल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 90 डिग्री। तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, थीटा इजिकल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। रोटेशन कितना है, 90 डिग्री। तो सुनिए ध्यान से, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक जा रही है। अब करना क्या है, हमें ये करना है कि पहले, अब देखो रोटेट करेगी तो फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है, मैंने अभी बताया था, फ्लक्स तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया। और इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, तो फाई इजिकल टू कितना होता है, बी ए कोस थीटा होता है कि नहीं होता। तो हमें निकालना है डेल्टा फाई, डेल्टा फाई होता है फाई टू माइनस फाई वन, मतलब फाई टू फाइनल और फाई वन क्या है, इनिशियल। तो हम क्या करना चाहें, फाई वन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी ए कोस 0, क्योंकि फाई वन इनिशियल तो क्या है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। नॉर्मल की भी, कोयल का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या है, आउटवर्ड है। कोस 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बी ए, और फाई टू की वैल्यू कितनी होगी, बी ए कोस 90, बी ए कोस 90 है कि नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल 0 हो गया। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हुई, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होगी बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू हो गई बी 0 माइनस बी ए, 0 माइनस बी ए। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, फाई टू कितनी है 0, फाई वन कितना है बी ए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी ए आ गई कि नहीं आ गई, माइनस बी ए। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब देखो हमें डेल्टा फाई की वैल्यू तो निकाल ली, अब डेल्टा टी कितना है, एक बात बताओ, 0 से लेके 90 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 90 डिग्री तक। अगर पूरी कोयल का रोटेशन हमने मानना है कि कंप्लीट रोटेशन कितना है, टी टाइम पीरियड लेता है, तो 1/4 रोटेशन में कितना लगेगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, t/4, तो डेल्टा टी इजिकल टू कितना हो गया, t/4 हो गया। तो ई एवरेज इजिकल टू कितना आ गया, डेल्टा फाई की वैल्यू मैग्नीट्यूड है तो बी ए डिवाइडेड बाई t/4, तो कितना हो गया 4ba डिवाइडेड बाई टी। ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई इंड्यूस ईएमएफ की, ये वैल्यू आ गई। अब सुनिए ध्यान से, अगर हमें बोले कि इसके एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में निकाल के बताओ, तो टाइम पीरियड t इजिकल टू कितना होता है, 2π/ω, या ओमेगा इजिकल टू 2π/t होता है, t की वैल्यू 2π/ω होती है। वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई एवरेज
इज इक्वल टू 4BA डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ओमेगा कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू ई एवरेज इज इक्वल टू कितनी आई, 2BA ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई। ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? कब? जब कोयल रोटेट करते 0 to 90 डिग्री। अगर यूनिफॉर्म रेट से रोटेट करें, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी टी टाइम पीरियड एक रोटेशन में लेती है, तो हम इसकी वैल्यू इस तरीके से एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे। ठीक है। अगर कोयल में हमें रेजिस्टेंस भी दे रखा है तो ई एवरेज डिवाइड बाय क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस कर देंगे। ठीक है। तो करंट आएगा कि नहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट। करंट की डायरेक्शन हमने लेंज लॉ से देनी है। करंट की डायरेक्शन किसे देनी है, लेंज लॉ से देनी है। ठीक है। पहले यहां तक करो नोट, कर लिया मैं नोट। इधर देखिए, अब इसमें सपोज करंट और निकाल देते हैं इसी में, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, आर रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई एवरेज इज इक्वल टू ई एवरेज डिवाइड बाई आर। तो आई एवरेज, अब देखो इससे करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से करें या सेकंड से, दोनों से कर देते हैं, तो आई 4BA, तो इसके लिए 4BA डिवाइडेड बाई टी डिवाइड बाई आर, तो 4BA डिवाइड बाई टी इंटू आर। ये वैल्यू क्या होगी, आई एवरेज आ गया कि नहीं आ गया। अब आई एवरेज करंट आ गया इसका, करंट आ गया इसका, तो करंट अगर निकाल लिया जाए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब ध्यान से सुनिए, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मैंने बताया था, फ्लक्स कहाँ है, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड। अब ये एक कोयल है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन हम धीरे धीरे ऐसे जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीजेज है कि नहीं है, फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब लेंज लॉ क्या मैंने बताया था कि फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज नहीं करने देगा, डिक्रीज नहीं करने देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब जहां पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, जो इंड्यूस्ड करंट आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कब हो, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, तभी तो बनेगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये कोयल ऐसे रोटेट करती है, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों टाइम पे 0 से लेके 90 डिग्री तक जैसे रोटेट करेगी, तो उसके अंदर करंट की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। उसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसी की डायरेक्शन में तो करंट आएगा। समझ में आया कि नहीं है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो इसमें करंट कैसा आएगा, ये, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब देखिए ध्यान से कि भाई एक कोई भी हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है भाई। इस स्क्वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस तरीके से, और ये रोटेट कर रहा है स्क्वायर डायगोनल के अकॉर्डिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हमें निकालना क्या है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ सेकंड करंट इंड्यूस्ड, करंट निकालना है। थर्ड चार्ज फ्लो इन 0 to 2t, अगर 0 से लेकर 2t तक, 2t टाइम तक क्या कर रहा है, चार्ज कितना फ्लो करेगा। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हीट जनरेटेड इन 0 to 40 टाइम। ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, एवरेज इंड्यूस्ड करंट कितना, चार्ज फ्लो 0 to 2t, और हीट जनरेटेड 0 to 4t। सुन लीजिए ध्यान से, सबसे पहले इसकी साइड क्या दे रखिए, ए दे रखिए,
और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर। रेजिस्टेंस इसके अंदर स्क्वायर के अंदर कितना दे रखा है आर। ये इसके इस एक्सिस पे अपन रोटेट करवा रहे हैं इसको, ये यहाँ से लेके ये स्क्वायर है और ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, ई एवरेज कितना होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है कि नहीं होता, इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कि नहीं होता। और डेल्टा फाई कितना हो रहा है, अब डेल्टा फाई की वैल्यू निकालें तो फाई इक्वल टू कितना होता है, या इसको हम ये लिख सकते हैं ई एवरेज, ये फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, ई एवरेज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये बोल सकते हैं। फाई की वैल्यू कितनी है, बी ए कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रोटेट कर रहा है तो ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, होता है ना, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, ओमेगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ई एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया भाई, इसकी वैल्यू आ गई ई इक्वल टू डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई एवरेज इक्वल टू आ गई, ठीक है। अभी माइनस डी फाई बाई डी टी लगा दो तो माइनस भी काम आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी, तो बी ए कोस ओमेगा टी होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, तो साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना होगा ओमेगा, तो ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी हो गया कि नहीं हो गया भाई, ए एवरेज कितना, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो इसको देखो, ओमेगा बी ए को मैं क्या लिख दूं, ई नोट मैक्सिमम। सुनिए ध्यान से, अब कैसे मैक्सिमम लिखेंगे कि ई की वैल्यू निकालनी है, ई, तो ई की वैल्यू कितनी होती है, ई नोट कब होगी, जब मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू में साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ई इक्वल टू ई नोट कब, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई नोट का मतलब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब कितना होगा, ई नोट इक्वल टू ओमेगा बी ए, तो ई नोट की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा बी ए। तो हमारा फॉर्मूला ई इक्वल टू कितना हो गया, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी। कब एवरेज इसकी वैल्यू आ गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड क्या था, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कितना होता है, आई इक्वल टू ई बाई आर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू आई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ई नोट बाई आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई नोट, मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, करंट कितना, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब तीसरा आता है चार्ज फ्लोन 0 to 2t, 0 से लेके 2t तक चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो चार्ज निकालने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे इधर देखिए, इधर निकाल देते हैं हम। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला था, देखो आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, अब वेरिएबल है तो डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, आई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, कहाँ लिमिट कितनी, 0 से लेके 2t तक, तो 0 से लेके 2t तक लिमिट लग गई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो देखो Q इजिकल टू चार्ज फ्लो कितना, 0 से लेके 2t टाइम तक कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो Q इजिकल टू कितना आया, आई नोट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ओमेगा टी, मतलब ओमेगा डिवाइड में कितना आएगा, ओमेगा, और लिमिट कितनी लगेगी, 0 से लेके 2t, ठीक है, 0 से लेके 2t। तो यहाँ नोट कर देता हूँ मैं। तो Q की वैल्यू कितनी आई, Q की वैल्यू आई आई नोट, ठीक है, माइनस कोस आई नोट बाई ओमेगा, बाहर आ गया, कोस ओमेगा और t की जगह एक बार 2t पुट कर दिया, और माइनस कोस ओमेगा और t की जगह एक बार क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या किया जाए, Q ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है,
तो माइनस आई नोट बाई ओमेगा इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या, 2 पाई बाई टी इंटू में 2t, टी से टी उड़ गया, कितना आ गया 4 पाई माइनस कोस 0, ये वैल्यू होगी। तो कोस 4 पाई माइनस आई नोट बाई ओमेगा, कोस 4 पाई कोस पाई की वैल्यू तो -1, कोस 2n पाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। कोस 2 पाई लगा लो, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, कोस 8 पाई, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी 1, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, क्यू की वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, क्यू की वैल्यू कितनी आई 0 आई कि नहीं आई, करो नोट। कर ले नोट, ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। अभी चार्ज कितना है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसी के इसको मिटा देता हूं मैं। हीट जनरेटेड देखना है, ठीक है, हीट जनरेटेड कितनी होगी, तो हीट जनरेटेड कितनी होगी इधर देखिए भाई, हमें पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ, E = E नॉट साइन ओमेगा टी आई चुकी है, तो ये यहाँ से मिटा देता हूँ, आराम से लिख देंगे। इधर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हीट जनरेटेड कितनी होती है, देखो H = V² होता है कि नहीं होता, बताओ जल्दी से। H = V², ठीक है। तो DH निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू निकालनी है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो बस, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। भाई स्मॉल अमाउंट में हीट DH जनरेट होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, dV²/R हो जाएगी। तो अब हमें H निकालनी है, तो V²/R हो जाएगी। तो V की जगह यहाँ पे क्या है, E²/R कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, H = और 0 से लेके 4t, तो H = कितना हो गया, E0² sin² ओमेगा t /R, और इंटीग्रेशन 0 to 4t, इतना टाइम के लिए। अब देखो H = E0²/R, E0 की वैल्यू हमें पता है, E0 की वैल्यू है ओमेगा बी ए, क्योंकि मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, इस वजह इसकी वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, ठीक है भाई। अब सुनिए, इंटीग्रेशन 0 से 4t sin² ओमेगा टी, अब करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, इंटीग्रेशन sin² ओमेगा टी 0 से 4t हमें ये करना है, ठीक है। और इंटू dt भी आएगा, सॉरी V²R dt आएगा बेटा, dt भी आएगा, ठीक है। V²/R इंटू टी होता है कि नहीं होता, V²R इंटू टी आएगा, तो dt भी आएगा इसके साथ, dt, तो ये आएगा dt, ठीक है। अब ये होगा dt, इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू sin² लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा t/2 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है 0 से 4t और इंटू में dt, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसका करें इंटीग्रेशन करें, तो 1/2 तो बाहर आ गया, इसकी साइड में देखो, इसकी वैल्यू फिर ये लास्ट में इसी में पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, इसकी वैल्यू आई 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से 4t, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया t, माइनस कोस ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस का साइन होता है, साइन 2 ओमेगा t / 2 ओमेगा आ गया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन होता है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो ये हटाना पड़ेगा और इसमें लगा दो लिमिट 0 से 40, ठीक है। अब करते हैं इसमें लिमिट पुट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो कितना आएगा 40, तो 1/2 बाहर है इंटू 40 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दें साइन, अब देखो 2 ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, तो डायरेक्ट पुट कर दो 2π/t हो गया, और t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, माइनस लोअर लिमिट 0 और साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, तो लोअर लिमिट कितनी होगी 0 होगी, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो साइन कितना आ गया, t से t कट कर दो, 2 4π × 4 16π, तो देखो ये वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आई sin² ओमेगा t dt की वैल्यू आई इंटीग्रेशन 4t 0 से लेके 40, इसकी वैल्यू आ गई 1/2 × 4t माइनस साइन 16π,
साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इनकी सब की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो कितनी हो गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी इसकी वैल्यू, तो 0 होगी तो ये वैल्यू कितनी है 1/2 × 40। ठीक है। अब तुम्हें एक बात बता देता हूँ, हमेशा साइन स्क्वायर टी की वैल्यू जो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, 0 से, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, वैल्यू पुट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन इसी तरीके से होगा इसकी। ठीक है। एवरेज वैल्यू निकाले 0 से टाइम पे t तक, तो वो t/2 होती है, t/2। ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 से 40, तो 2 × 4 2t आ गई कि नहीं आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो हीट कितनी आ गई E0² इंटू में 2t, इंटू में 2t, ये आ गया अपनी हीट जनरेटेड किसके अंदर, कोई भी कोयल के 0 से लेके 40 टाइम तक हमने इस रेक्टेंगुलर कोयल को रोटेट करवाया तो इतनी हीट क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, करो फटाफट से नोट करो जल्दी से, कर लिया भी नोट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, और इनमें इन सभी में करंट की डायरेक्शन वही लेंज लो, जैसे लेंज लो की जो करंट की डायरेक्शन थी उसी तरीके से निकाली जाएगी इसमें। इधर देखिए, अब नेक्स्ट जो आता है, एक लूप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, ये एक लूप ली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप है, इसके अंदर एक छोटी लूप है। ठीक है भाई, इसके अंदर बाहर वाली में I0 करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, अंदर वाली का जो रेजिस्टेंस है वो R है, और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r। अब सुनिए ध्यान से, जो अंदर वाली लूप है वो रोटेट करती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से, बाहर वाली तो फिक्स है और उसके अंदर जो छोटे वाली वो ऐसे ऐसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि जो अंदर वाली जो लूप है, इस लूप के अंदर कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ क्या इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर। ठीक है। तो ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आया कि नहीं है, तो किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से सुन लो। पहला, सबसे पहले बाहर वाली की वजह से क्या आएगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट होती थी उसके अंदर, देखो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, अंदर। तो इस वाली कोयल में मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, अंदर की तरफ आया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, देखो बाहर वाली कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया, अंदर। और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, B = μ0I, तो I की जगह यहाँ पर I0 करंट है अपॉन 2 × R। R क्या है, रेडियस है, यही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। हुई कि नहीं हुई। अब सुनिए ध्यान से, हम ये मानते हैं, अज्यूम करेंगे, अज्यूम मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, हालांकि नहीं होगा यूनिफॉर्म, ठीक है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम मैग्नेटिक फील्ड इन द कोयल, इनवर्ड कोयल इज यूनिफॉर्म, है ना। सेंटर पे मैक्सिमम होता है, फिर कम होता है, ऐसे होता ही नहीं होता, अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने माना कि अंदर वाले कोयल के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। अब ये रोटेट करवाएंगे तो वही फाई = कितना होता है, BA cos थीटा। अब रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो हमें पता है थीटा = ओमेगा टी होता है, तो फाई = कितना हो गया, BA cos ओमेगा टी। हो गया ही नहीं हो गया। एरिया किसका है, इस अंदर वाली कोयल का हम क्या ले रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ले रहे हैं हम, अंदर वाली कोयल का ले रहे हैं। ठीक है भाई। अब क्या किया जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E = dφ/dt होता है, -dφ/dt। तो E की वैल्यू कितनी होगी, -d/dt BA cos ओमेगा टी। हो गया कि नहीं हो गया। तो E = कितना हो गया, BA -sin ओमेगा टी और इनटू में ओमेगा। आ गया कि नहीं आ गया, एक माइनस बार था प्लस, तो E की वैल्यू कितनी होगी, BA ओमेगा sin ओमेगा टी। B की वैल्यू कितनी है, μ0I0/2R, तो E की वैल्यू कितनी होगी, μ0I0/2R ओमेगा sin ओमेगा टी। क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया कि नहीं आ गया,
इस अंदर वाली कोयल का रेजिस्टेंस कितना बताया R, तो इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा I इजिकल टू E बाई आर। तो I की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू म्यू जीरो आई नोट टू ओमेगा म्यू जीरो आई नोट अपॉन 2 स्मॉल r ओमेगा साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस R, तो डिवाइडेड बाई क्या कर देता हूं मैं R और कर देता हूं। ये क्या होगा हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, उतारो फटाफट से। अरे सॉरी भाई, इसमें A छूट गया भाई, ये B A भी तो आएगा, A भी आएगा इसमें, ये A और कर दो। अबे ये यहाँ पे A था ना, ये A अपन ने नोट नहीं किया, इस A की वैल्यू और नोट करो। ठीक है, अब नोट करो फटाफट से। देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4, ये एक कोयल ली, सेमी सर्कुलर कोयल ली हमने, जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के इस तरीके से रखी हुई है। इसकी रेडियस है कोयल की ए रेडियस है, रेजिस्टेंस है R, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये कोयल जो है ये इस तरीके से अंदर जाएगी, धीरे धीरे अंदर जाएगी। तो ये कोयल किस तरीके से जाएगी अंदर, तो हमें क्या क्या निकालना है, जब ये कोयल इस तरीके से रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, तो हमें इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, और इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या होगा देखो, ये इस तरीके से बिहेव करेगी, हमने लिया ये कोयल इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कोयल का जो नॉर्मल है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री पे है, मतलब कोयल का नॉर्मल भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है अंदर, B भी अंदर है, और इसका नॉर्मल जो है वो भी अंदर है। तो दोनों के बीच में अगर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आ गया। अब देखो ये कोयल किसी टाइम पे T टाइम पे इस तरीके से चली जाएगी अंदर, इस तरीके से जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है। तो देखो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसके बीच में और इस कोयल के बीच में ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना बना है, थीटा। समझ में आया कि नहीं है। और इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस थीटा की वैल्यू देखो ओमेगा टी, रेडियस कितनी है A। ठीक है, तो पहले फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल टू BA cos थीटा होता है। तो ये थीटा नहीं है, ये अलग थीटा है। थीटा किससे नॉर्मल, ये थीटा कौन सा एंगल है, जो कोयल के किससे बनाता हो, नॉर्मल से। तो थीटा यहाँ cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू कितना BA आ गया। B हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड B है, और एरिया, अब एरिया किसका, जो एरिया इसके अंदर हो। तो ये वाला एरिया, जो ये एरिया अंदर गया है वही तो फ्लक्स को चेंज करेगा। तो लगातार देखो ये कोयल घूमेगी तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये कोयल धीरे धीरे अंदर जा रही है तो इंक्रीजिंग हो गया। तो एरिया कितना हो गया, तो ये होगी आर्क। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, पहली बात थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा टी। ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। समझ में आया कि नहीं है। ये थीटा कौन सा था, कोयल के नॉर्मल से, तो ये तो हमने पहले लिख दिया, cos 0 इक्वल टू 1, तो BA cos थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। एक तो ये हो गया। अब सुनो, ओमेगा टी आ गया। अब क्या करते हैं, एरिया की वैल्यू निकालते हैं। एरिया इक्वल टू कितना होता है, इसकी आर्क की वैल्यू निकालनी है तो बेस अपॉन हाइट करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल मान लेंगे इसको, ट्राइंगल को स्मॉल ले लिया तो हमने क्या मान लिया, इसको ट्राइंगल की तरह मान लेंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट का आर्क है। अब आर्क की वैल्यू कितनी होती है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल टू आर्क की वैल्यू कितनी है, आर्क, और रेडियस की वैल्यू कितनी है A। तो आर्क इक्वल टू कितना हो गया, A थीटा। ठीक है भाई, तो एरिया इक्वल टू कितना, ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस की वैल्यू A इंटू हाइट की वैल्यू आर्क इक्वल टू A थीटा। तो A इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 A स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या होगी, एरिया आ गया। ठीक है, अब देखो एरिया भी आ गया, B भी आ गया, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 BA स्क्वायर थीटा। ये फ्लक्स आ गया कि नहीं आ गया, फ्लक्स की वैल्यू हमें पता लग गई, फाई इक्वल टू BA,
तो फाई इक्वल बी, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, एरिया की वैल्यू। अब देखो ये हो गया फ्लक्स। अब हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। अब देखो थीटा की वैल्यू मैं ओमेगा टी पुट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, फाई इक्वल टू 1/2 बी ए स्क्वायर ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू ये है, तो हम क्या करें 1/2 बी ए स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी, अब देखो ध्यान से, ई इक्वल टू कितना आया, माइनस 1/2 बी ए स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होती है 1। क्या ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया कि नहीं आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/2 बी ए स्क्वायर ओमेगा। ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब बारी आती है इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट, इसका रेजिस्टेंस कितना बताया था मैंने, आर है। तो इंड्यूस्ड करंट कितना हो गया भाई, इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू होता है ई बाई आर, तो 1/2 बी ए स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। क्या ये इंड्यूस्ड करंट आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या आ गया, इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। समझ में आ गया। पहले यहां तक नोट करो, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। कर लिया नोट, इंड्यूस्ड करंट आ गया। अब भाई बारी है किसकी, ग्राफ प्लॉट करने की। तो सबसे पहले देखिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब करंट की डायरेक्शन वही लेंज लॉ को याद करो, लेंज लॉ क्या था, अभी चेंज इन फ्लक्स का हमेशा अपोज करेगा। तो सबसे पहले देखो हम लेते हैं ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किसके बारे में, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस हम करंट के करेंगे, टाइम इंड्यूस्ड करंट और टाइम के बीच में करेंगे। इंड्यूस्ड करंट ये है बी ए स्क्वायर ओमेगा, तो ये है बी आई की वैल्यू है बी ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2r, और टाइम की वैल्यू क्या है, रोटेशन पे ले लेते हैं, कंप्लीट रोटेशन का टाइम पीरियड ले लेते हैं टी। तो ये तो 0, फिर t/2 ले लेता हूँ मैं, फिर ये t ले लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ 3t/2, और फिर ले लेता हूँ 2t। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखता हूँ इसमें 2t नहीं दिख रहा, 2t थोड़ा सा ग्राफ को इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये दिख नहीं पा रहा भाई, इधर देखो, यहाँ से कर देते हैं। ये है करंट है और ये है टाइम। मैंने बोला क्या, t/2 t 3t/2 और 2t, ये टाइम पीरियड, ये है टाइम और ये है करंट। इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फ्लक्स जैसे जैसे इसके अंदर ये कोयल जाने लगी तो फ्लक्स क्या है, इंक्रीजिंग। फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो इंड्यूस्ड करंट जो कोयल में होगा वो क्या करेगा, पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, ठीक है। तो फाई इंक्रीजिंग होगा, तो फाई इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब पहले इंक्रीजिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले इनवर्ड है ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपोज करने के लिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसके अपोजिट आएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, आउटवर्ड, और आउटवर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये करंट आएगी कि नहीं आएगी, कैसा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कहां तक आएगा ये, देखो इंक्रीजिंग कहां तक रहेगा, ये सपोज यहां थी, ठीक है, अब ये यहां पे जैसे अंदर गई 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 गई, और फिर जब तक ये शेप कैसे बन जाएगी, यहां से, और ये शेप ऐसे जब तक नहीं बन जाएगी तब तक इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा फ्लक्स। इसका मतलब ये कितना रोटेशन है, आधा रोटेशन हो गया, तो इसका मतलब 0 से लेके t/2 तक करंट कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है तो करंट की वैल्यू यूनिफॉर्म रहेगी, तो यूनिफॉर्म कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लेकर t/2। अब देखो जैसे कंप्लीट चली जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होना बंद हो जाएगा, और जैसे फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब फिर वापस निकलना शुरू होगी। तो अब की बार क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा, और फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग फ्लक्स किसका सपोर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। अब अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, ये करंट आएगा कि नहीं आएगा इसमें, ये कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज क्या होगा, कहां पे,
T/2 से लेके और पूरा वापस यहाँ पे जैसे ही सिचुएशन ऐसे आएगी तब तक इसका करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ये करंट है। तो उसके बाद तो फिर से वही सिचुएशन रिपीट हो जाएगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्या ये ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और इस आई की वैल्यू कितनी होगी, BA² ω/2r, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, BA² ω/2r। ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन में करंट। क्यों, क्योंकि अगर तुमने इसको राइट से पहले इसको पॉजिटिव माना है तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन में करंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, चेंज होगी ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। समझ में आया कि नहीं आया। ये था हमारे कुछ हमने क्या किए, क्वेश्चन किए हैं किस पे, जब कोयल को रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF और इसकी वैल्यू ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।